पूरा 2 साल अकेले खुद से पूरा मैनेज किया। उन्होंने भी कहा था मार्क्स आए तो भी घर आना ही नहीं आना। बोर्ड एग्जाम्स आपको कहीं पे डिस्टर्ब किया था आपकी प्रिपरेशन के बीच में? नहीं, मैंने बोर्ड एग्जाम्स को कुछ पढ़ाई नहीं था क्योंकि 50% क्राइटेरिया है, 80% आगे। अगर आपको कोई सुपर पावर दिया जाए तो आपको क्या सुपर पावर चाहिए? नीट का पेपर पता चल जाए। आपके साथ दूसरे भी क्लासेस के रहते होंगे, हाँ। वो बच्चों में और आप में क्या आपको डिफरेंस लगता था? मुझे ऐसे रूममेट्स मिले थे जो बस प्रिटेंड करते थे कि वो पढ़ रहे हैं। Welcome back to our new podcast today. Every NEET journey is unique in itself. It is unique with respect to all the sacrifices, unique with respect to their dreams, movements of self-doubt, and also, after all of this, finally getting immense personal growth. Today we have one such student with us who has just appeared for her NEET UG 2026. We'll be discussing her entire journey today, wherein we'll be starting off with the first day that she has entered in the classroom for preparations and to the last minute where she has came out of the examination hall. Whether you are giving your NEET examination, that is NEET UG 2027 or beyond, this particular conversation that we'll be having today will definitely help you in motivating your journey as well as knowing what you all should do and what not to achieve your aims and goal with respect to NEET UG 2027 and beyond. Join me in welcoming the student, which is Samiksha Pawar. Welcome, Samiksha. Thank you, Welcome to the sir. podcast. It's an honor to have you in our podcast. थैंक यू। So, how's the feeling right now? आप NEET दे चुके हो, अब आपको कैसा लग रहा है? Finally relaxed? हाँ सर। कैसे दिन जा रहे हैं अभी? नींद अब- पूरा कर रहे हैं पूरा? हाँ, पूरी मतलब पहले जितना पढ़ाई करती थी उससे भी हम अब रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं अभी। आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? Which school you are from? वही मेरी रूरल स्कूल नांद्रे विद्यालय नांद्रे विद्यालय से। और मतलब उस स्कूल में आपको सेमी इंग्लिश मीडियम था या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो? सेमी इंग्लिश। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए उससे यहाँ का ट्रांजिशन? क्योंकि जब 11th-12th में आ रहे हो आप नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो ये पूरा इंग्लिश में होता है एंड हार्डकोर इंग्लिश होता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फिजिक्स के लैंग्वेज हो गया या फिर बायोलॉजी का जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का लैंग्वेज हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी टॉपिक्स हो जाते हैं समझने के लिए, क्योंकि उसका इंग्लिश उस प्रकार का है एनसीईआरटी में। तो आपने किस प्रकार कोप अप किया इस चीज़ को? पहले तो प्रॉब्लम तो हुई है, सबको होती है। सारे बच्चे सीबीएसई से थे, हम कुछ ही स्टेट बोर्ड से थे। हम आने के बाद हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट हमने एक घंटा 2 घंटा सर के पास बैठा, हर एक एनसीईआरटी की लाइन रिवाइज की, उसका मीनिंग पूछा, फिर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उसके साथ कोप अप किया था हमने। तो डिफिकल्ट लगा था? हाँ, लगा था। ओके, तो आपके साथ आपके और भी कोई फ्रेंड्स थे जो इस प्रकार से सेमी इंग्लिश से थे और डिफिकल्ट जा रहा था उनको? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी केतकी, वो भी अच्छा हम दोनों एक साथ ही करते थे सब कुछ। अच्छा, तो सेम स्कूल से थे आप? नहीं मतलब सेम इंस्टीट्यूट। अच्छा, ओके। आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे? ऑन एन एवरेज मतलब टॉपर ही थी मैं वहाँ पर, फर्स्ट सेकंड तो आता ही था मेरा वहाँ पे। तो वहाँ पे भी टीचर्स के फेवरेट थे? हाँ। अच्छा, तो बस लैंग्वेज का थोड़ा एरर था, मैथ साइंस उतना सब कुछ मैनेज कर देती थी। लेकिन जब आप इंग्लिश वहाँ पे सेमी इंग्लिश पढ़ रहे हम्म। तो वो इंग्लिश और ये इंग्लिश में डिफरेंस होता था या फिर क्योंकि वहाँ पे सेमी इंग्लिश में आई गेस साइंस और मैथ्स वो हाँ। इंग्लिश में ही रहता है हाँ और बाकी सब्जेक्ट्स रूरल लैंग्वेज के हाँ। रहेंगे, करेक्ट? तो इंग्लिश जो उस साइंस का है और इस साइंस 11th-12th का वो सेम हो जाता है या काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। उस समय मतलब हम रीड कर सकते तो इजीली समझ सकते कि क्या क्या लिखा है, क्या समझना है, बट यहाँ पे एक लाइन के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, तो हमें असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, उसका क्या होगा, हर एक वर्ड से वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमने भी बहुत कोशिश की थी कि हर एक लाइन को डीपली रीड करें, समझे और फिर उसे याद रखें। ओके, किसी एआई का यूज किया था इस चीज के लिए? नहीं, थोड़ा यूज किया था बट उतना नहीं यूज किया। सर ने बहुत हेल्प किया था हमारी। अच्छा, फिर स्कूल में आपको कितने परसेंट आए थे 10th में? 97। तो तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि 97 आए तो मुझको मेडिकल में जाना है? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, मुझे सिविल सर्विस में जाना था, बट अच्छा। पेरेंट्स का बोलना था कि कुछ तो पहले डिग्री तो हासिल कर, फिर उसके बाद तू ट्राई कर लेना। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल बहुत अच्छी फील्ड होगी तो तेरे लिए। तो मैंने भी डिसाइड किया जिसमें करना है उसमें बेस्ट दूंगी अपना,
तो मेडिकल चूज किया। तो मतलब मेडिकल में इंटरेस्ट था या फिर बाद में इवेंचुअली डेवलप हुआ? हाँ, इवेंचुअली डेवलप हुआ, उतना नहीं था। उतना नहीं था। हाँ। और सिविल सर्विसेज ही क्यों? उसमें लगता था कि कुछ चेंज कर सकते हैं हम, मतलब डॉक्टर बन के हमें उतना चेंज करने का अथॉरिटी नहीं है, बट सिविल सर्विस में जाके अभी कुछ अलग पोस्ट मिली तो उसमें जाके हम खुद डिसीजन भी ले सकते हैं। ओके। यहाँ पे उतना नहीं मिलता इसलिए। ओके, तो क्या अभी भी वो ड्रीम ऑन है? हाँ, अब एमबीबीएस के बाद तो वो करने ही वाली हूँ। Okay. So your future goal, if you talk about, that will be after MBBS, you'll be going for सिविल civil सर्विसेज। services. तो नहीं, पीजी भी है करना, उसके बाद स्पेशलिटी भी करना है। ये okay, अभी इसमें इंटरेस्ट है मेरा, okay, तो वो कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद साथ-साथ ही सिविल सर्विसेज का देती रहूंगी। okay. How did you get to know about PSA? मेरे ग्रैंडफादर थे, उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि पार्सर की एक एकेडमी है, तो वहाँ जाके एक बार देख लेना कैसी है। मैं तो खुद मतलब सेल्फ स्टडी करने वाली थी, Okay. बट यहाँ पे आने के बाद पता चला मोस्ट फैकल्टीज और इतने अच्छे टेस्ट सीरीज होते हैं, तो उसके बाद लगा कि एक एकेडमी होना अच्छी बात है, क्योंकि खुद से खुद करना उतना ठीक से नहीं होएगा। तो एकेडमी के पास जाना डिसाइड किया था। Okay. तो how was your journey of 2 years of preparation? पहले तो पहले दिन से पहली लेक्चर मुस्तफा सर की थी। उन्होंने समझाया कि पढ़ना होगा तभी इधर आओ, मतलब वरना मत आओ इधर। इसलिए तो पहले उस दिन डिसाइड किया था कि पढ़ना होगा डीपली, जिस फील्ड को चूज किया है वहां तक जाना होगा। फिर फेज 1 फेज 2 आया। फेज 2 में थोड़ा मोरल डाउन हो गया कि मार्क्स तो नहीं आ can रहे। you just break down phase 1, phase 2 क्या exactly होता है? फेज 1 में मतलब हमारा सिलेबस, हम उतने कॉन्फिडेंट होते हैं, मार्क्स भी आ रहे होते हैं, समझ भी आ रहा होता है, सब टीचर्स की वाहवाही भी मिलती रहती है, सब अच्छा चल रहा होता है। उसमें मिनी टेस्ट सीरीज आ जाती है, कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। बट फेज 2 तक आते समय लगता है कि नहीं, अब नहीं हो रहा है मेरे से, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन उसमें भी गिव अप नहीं किया। हमारे इवनिंग लेक्चर्स थे, उसमें मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, सुबह के लेक्चर अच्छे लगते थे, लेकिन फिर भी उसमें हमने कंटिन्यू किया, वो फेज भी खत्म किया। उसमें थोड़े मार्क्स कम आए, फिर भी लगा कि अभी होप है, इतने भी कम नहीं आ रहे। लाइक उसके बाद फेज 3 में बोर्ड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी लगा कि बोर्ड्स के साथ साथ करना है, ये करना है, तो बोर्ड्स का अलग टाइम देना पड़ेगा, थ्योरी अलग टाइम करना पड़ेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स सबको अलग अलग देना, उतना शेड्यूल नहीं बन रहा था। तभी हमारे सर ने, मुस्तफा सर ने बहुत हमें गाइड किया कि कौन सा टाइम टेबल कब फॉलो करना है। उसके हिसाब से फेज 3 गया। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज चालू हो गई, और टेस्ट सीरीज में भी पहले तो बहुत कम आ रहे थे मार्क्स। उतने कम मार्क्स पे लगा भी नहीं था कि कोई जीएमसी मिलेगा। उसके बाद चांस था कि कुछ करेंगे तो जीएमसी मिलना ही चाहिए। तो फिर हम कॉन्सेप्ट बढ़ाते गए, अच्छे से करते रहे, एनसीईआरटी रिवाइज की, जितने भी शॉर्ट नोट्स निकाले थे वो सब रिवाइज किया, और फाइनली अब नीट दे के आने के बाद लग रहा है कि 2 साल की मेहनत वर्थ हो गई। वर्थ हो गई है हाँ। करके? 2 साल बहुत लंबे लगे या अब जब बैठती है तो ऐसा लगता है कि अरे फटाक से चले गए करके? हाँ, पहले तो लगा कि उस समय लग रहा था कि कहाँ टाइम जा रहा है, लेकिन अभी लगा कि इतनी बड़ी जर्नी हमने, बट बहुत टाइम जल्दी खत्म हो गई है तो सब कुछ। कैसे लग रहा है अब जब तू घर पे सुकून से बैठ रहे हो आप, और पूरा जर्नी आई एम श्योर कि रिवाइज करते हाँ। रहोगे, ऐसा दिमाग के सामने आता रहेगा की पहिल्या दिवस मी जेव्हा क्लासेसमध्ये गेली तेव्हा कशी होती, आता बाहेर निघाली, नीट झालंय, हम्म। तो अब वो फीलिंग कैसा है कि वो जर्नी को कैसे आप डिफाइन कर पाओगे? उस समय मतलब अब 2-2 बजे तक जागना पड़ता था। अब लग रहा है कि 2 बजे तक जागे, उतना किया। अब उस समय सारा मेमोरीज एक साथ आता है कि उस दिन से अब तक जितना किया, अब तक सब वर्थ हो गया है। और अब लग रहा है कि ओके, हाँ, हमने सब कर लिया, अच्छे से कर लिया है, सभी ने हमें अच्छा सपोर्ट दिया है, और उसके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है सब कुछ। तो जब अभी आपने बताया कि फेज 2 में आपके मार्क्स ड्रॉप हो गए थे, फेज 3 में भी मार्क्स ड्रॉप हो रहे थे, तो उस फेज 2 और फेज 3 के दौरान, फेज 2 आपका मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ दिवाली के हाँ। आसपास से, तो उस पीरियड के दौरान वो जो 6-8 महीने थे जब मार्क्स हमारे नहीं बढ़ रहे थे, कोई स्पेसिफिक रीजन आप बता सकते हो कि क्यों नहीं बढ़ रहे थे? फेज 1 में लग रहा था कि मार्क्स आ रहे हैं, तो उतना फेज 2 में हमने एफर्ट नहीं डाला। ओके। लग रहा था कि आएंगे, आता है तो आएंगे ना। फेज 1 में थोड़ा इजी था, इजी क्वेश्चंस थे, बुकलेट में से थे, हमें सिमिलर क्वेश्चन थे, लेकिन फेज 2 में लगा कि कुछ अलग ही क्वेश्चन आ रहे, तो हमने कुछ अलग क्वेश्चन आ रहे वो देखने की बजाय खुद को ही डिमोटिवेट करना चालू कर दिया था कि नहीं, अब नहीं होगा, क्या ये अलग क्वेश्चन आ रहे, वो तो हमसे हो ही नहीं रहे, हमने फेज 1 में तो अच्छे किए थे, अब नहीं हो रहे। इसकी वजह से उसके लिए मैंने वापस एनसीईआरटी रीड करना चाहता। मैंने केमिस्ट्री की और फिजिक्स की एनसीईआरटी नेग्लेक्ट कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ बायो की करती थी। फिर फेज 2 में मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। तब लगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन थ्योरेटिकल पता नहीं उसमें क्या मिसिंग था।
तो इसलिए एनसीईआरटी रिवाइज की, उसके बाद लगा कि हाँ ठीक है, अब आ रहे मार्क्स, अच्छा ऐसा हो। तो मतलब अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा इतना, बिकॉज ऑफ कोर्स इमीडिएट मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हाँ, रहेंगे, तो वो 6-8 महीना कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, या फिर सेल्फ डाउट था तभी भी? मुस्तफा सर, बाकी कोई नहीं था, बट उन्होंने इतना हमें बोला कि कुछ डांटने के अलावा था ही नहीं। उन्होंने इतना डांटा कि घर जाके पढ़ने के अलावा कुछ और रास्ता ही नहीं था, बस उतना करना है तो करना है, कल आके दिखाना है तो दिखाना है। 6-6 बजे हमारे सुबह लेक्चर होते थे, रिवीजन आना है, करना है, ये सॉल्व करना है, ये बुकलेट सॉल्व करनी है, सब कुछ उसी टाइम पे होना चाहिए। तभी उस और कुछ करने का टाइम ही नहीं था, तो चॉइस भी नहीं थी। अब 2 साल दिए तो करना ही है, इसलिए अब डिमोटिवेट होकर कुछ फायदा भी नहीं होगा। जो हाथ में है वो तो करते हैं, ये सोच के आगे बढ़ गए। तो इसमें कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो साथ में आपको मोटिवेट कर रहे थे, या फ्रेंडशिप वगैरह कुछ देखा ही नहीं था? नहीं नहीं, फ्रेंड्स अच्छे थे। हमारा टॉपर शुभंकर, प्रांजल, केतकी, अनिश, आदर्श, ये सब अच्छे फ्रेंड्स थे। उन्होंने हर डाउट्स में हेल्प किया। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ये बताया तो उनका नॉलेज कम हो गया। उन्होंने हर मतलब कुछ भी डाउट हुआ उनके पास गए, उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, कुछ छुपाया नहीं, अच्छे से हेल्प किया। तो इस पीरियड के दौरान कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट था जो हम नहीं कोप अप कर पा रहे थे, या हमारे लिए डिफिकल्ट जा रहा था करके? वैसे केमिस्ट्री था, जो मैंने बहुत पहले से इग्नोर करती जा रही थी। एक जीओसी नाम का चैप्टर था, हमने 7 मंथ्स उसे पढ़ा, और उसे कंप्लीट करने में बैकलॉग उसे कंप्लीट करने में 4 मंथ्स लगा दिए थे मैंने। वो सबसे मतलब हेडेक था मेरी लाइफ में, वो जीओसी चैप्टर चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो उतना एक टॉपिक था, टॉपिक नहीं, वो पूरा आधा सिलेबस ही हो गया केमिस्ट्री का। तो वो कवर करने के लिए मुझे बहुत टाइम गया था। तो जीओसी फिर कैसे हमने कवर किया, मतलब अब आप कॉन्फिडेंट हो जीओसी हाँ, के लिए? तो आपने मतलब काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको जीओसी डिफिकल्ट जाता होगा अभी भी, जो इस वक्त 12th कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा और टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करते होंगे, तो उनके लिए भी शायद ये जीओसी डिफिकल्ट जाता होगा। तो क्या आप उनको हेल्प कर सकते हो गाइड करके कि किस प्रकार जीओसी को हमें प्रिपेयर करना चाहिए? लाइक ये ग्रेट बेनिफिट हो जाएगा उनके लिए। मैंने तो जीओसी का एनसीईआरटी नेगलेक्ट करी थी, तो उसके बाद पहले एनसीईआरटी से चालू किया। एनसीईआरटी में से सब थिया, उसमें सब किया। फिर सुरेश सर के सारे जो ऑर्गेनिक के लेक्चर थे जीओसी के, वो पहली बार से स्टार्टिंग से अब एंड तक देखती आ गई, क्योंकि उस समय लगा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, मिस करती गई। तो लगा कि इसमें तो सब कुछ है, तो बाहर क्यों जाना है, कुछ और क्यों पढ़ना है। तो वही लेक्चर वापस पढ़ा मैंने, उसके शॉर्ट नोट्स निकाले। उसमें भी मैं गलतियां करती थी कि ये गलत है, वो सही है, खुद का ही सही मानती थी। ये मेरा मतलब ड्रॉबैक ही है, खुद का ही सही मानना। लेकिन वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते गया, एक्सेप्शन आते गए। कुछ एक्सेप्शन पता नहीं था, तो लगता था कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं पहले से बैठती रहती थी कि अब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो चैप्टर पहले से स्टार्ट करती थी। उसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट कर लूं पहले, तो चैप्टर कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट निकाले, उसको रिवाइज किया, फिर एमसीक्यू सॉल्व किए, और फिर आराम आराम से टेस्ट सीरीज जाते समय जीओ से अच्छा हो गया। कोई ऐसा चीज है जो अभी भी हमको नहीं समझ रहा है, नहीं नहीं, बट कैसे हो गया पता नहीं? हाँ हो गया। फिजिक्स का एक फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है, पता नहीं वो अलग ही था कुछ। 1 महीना सिखाया था, 1 महीना फिर वापस मैंने वो बैकलॉग किया। उस एक में मैंने जो पढ़ाई वो अलग बैकलॉग करे थे। बहुत ही ऐसा बैकलॉग का चेन क्रिएट किया था। तो वो चैप्टर पता नहीं, इस बार नीट में उतने क्वेश्चंस नहीं आए थे उस चैप्टर से, लेकिन जितने आए उतने अच्छे से किए मैंने, सारे सही हो गए उस चैप्टर के। परफेक्ट। हाँ। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हाँ। रहेंगे कि हो गया। अच्छा, और कोई ऐसा टॉपिक जो आज भी सर उठा के पूछो मेरे को पता है करके, उतना मेरा अच्छे से पढ़ के हुआ है? हाँ, फिजिक्स के ऐसे थे मेजरमेंट चैप्टर, केमिस्ट्री के अब जीओसी हो मेरा फेवरेट है। फिर बायो में जेनेटिक्स पूरा, क्योंकि उतनी बार उसको रिवाइज किया है। इवोल्यूशन तो चैप्टर ऊपर से गया था मेरा, कौन सा किधर लाइन दी है, इधर का उधर दिया है, वो बायोमोलिक्यूल्स उसके जैसा ही सब कुछ था। तो किधर का लाइन किधर दिया है वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर इतनी बार उसको रिवाइज किया, अब लग रहा है कि वही फेवरेट है मेरा। तो ऐसा कौन सा चैप्टर था जो आपको इंग्लिश की वजह से डिफिकल्ट जा रहा था, इवोल्यूशन। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट? हाँ, मतलब फिजिक्स में इतना डिफिकल्ट नहीं आता था, बट कैलकुलेटिव थे तो उसमें कुछ नहीं होता था। केमिस्ट्री में भी इतना कुछ नहीं हो रहा। बायोलॉजी में जेनेटिक्स का टॉपिक, और 11th में हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला, और 12th में रिप्रोडक्शन वाला लास्ट वाला पार्ट। तो ओके। उसमें उसमें लग रहा था कि इधर कुछ अलग है, हम समझ कुछ अलग रहे, क्वेश्चन में कुछ अलग आ रहा है, आंसर कुछ अलग मार्क कर रहे हैं।
उसकी वजह से मार्क्स भी जाते थे, समझ नहीं आ रहा था क्या सही कॉन्सेप्ट है। फिर सर के साथ बैठे, फिर समझ में आया कि ये करना होगा हमें करेक्शन, तो उस हिसाब से किया हमने। करेक्ट। तो आपका कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी था जो आपको मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था? मतलब ऑफ कोर्स ये फेस कुछ ऐसे थे कि जहाँ पे आप बहुत जी जान लगा के मेहनत कर रहे और आप पूरा रात रात भर पढ़ भी रहे हो, बट वो मार्क्स नहीं आ रहे थे। फिर कुछ ऐसा ट्रिक प्रोबेबली आया, क्योंकि मैं आपका मार्क्स का पूरा ट्रेजेक्टरी देख रहा था, तो उसमें कुछ प्रोबेबली ऐसा समय आया था जहाँ पे आपके मार्क्स एकदम से बूस्ट हो गए थे आफ्टर थर्ड फेज। हाँ। तो वो क्या ट्रिक आपने यूज किया या क्या कोड था जो आप क्रैक कर दिए कि भाई अब मार्क्स आ रहे हैं करके, ये सही पैटर्न बैठ गया करके? मेरी पहले से आदत थी एक शॉर्ट नोट्स बनाने की, तो मुझे हर एग्जाम के पहले पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ती थी। मैं उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ती थी, उसके बाद जाती थी। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि एनसीईआरटी भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना ईजी नहीं है। तो मैं पहले शॉर्ट नोट्स ही करती थी, तो फिर लगा कि एनसीईआरटी को टाइम टू टाइम देना चाहिए उतना प्रेफरेंस। तो फिर थोड़ा समय उसको दिया, थोड़ा शॉर्ट नोट्स को दिया, लेकिन मेजोरिटी शॉर्ट नोट्स ही किया, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। 32 चैप्टर्स थे, तो उसमें से हर रोज 32 लर्न करना और हर रोज एनसीईआरटी रीड करना उतना पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकल नहीं है, करेक्ट। तो उससे पहले 2-3 बार शॉर्ट नोट्स देख लेना, फिर एनसीईआरटी में मार्क किया था एक एक टॉपिक की, यहाँ से मेरे गलत होते हैं, Okay. ये फैक्चुअल डेटा मुझे याद नहीं होता, ओके, ये असर्शन रीजन इस टाइप के नहीं आते, करेक्ट Okay. एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। उसका डाउट होता है मुझे। तो उतना मैंने एनसीईआरटी में मार्क करके रखा था और उसपे Okay. डेट लिखी थी कि और अगली बार जब लिखूं वो डेट रफ करके अगली डेट लिख रही थी। ओके, तो उस डेट के अलावा वो जाते समय लगता था कि ये रिवाइज किया अभी, करेक्ट। तो 4 दिन के बाद फिर रिवाइज करेंगे, ओके, तो उतना गैप बना बना के रिवाइज करती थी। ओके। तो फिर तीनों सब्जेक्ट को कैसे आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? मतलब मैं नाइट आउली हूँ, तो सबसे पहले रात को मैंने फिजिक्स सॉल्व करती थी, क्योंकि नींद आई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय नींद नहीं आती, अच्छा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती जाती थी। फिर सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे उठ जाती थी, उसके बीच में बायोलॉजी करती थी 8 बजे तक, फिर लेक्चर्स होते थे। फिर दोपहर के टाइम में केमिस्ट्री करती थी। केमिस्ट्री में मैं लिख के प्रैक्टिस करती थी, जो भी फॉर्मूला होंगे, जो भी थ्योरेटिकल होंगे, ऑर्गेनिक के रिएक्शन होंगे, वो सब कुछ लिख के प्रैक्टिस किया था। और फिजिक्स के भी फॉर्मूला शीट्स थे, वो सर ने हमें लास्ट टाइम बताया था कि सब कुछ लिख के करना होगा। हमें फॉर्मूला दिख रहा है, याद है, लेकिन एग्जाम के टाइम नहीं याद रहता, हम डिराइव करते रहते हैं, इसलिए वो भी हमने लिख के प्रैक्टिस किया था। उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अगर पूरे दिन को डिस्ट्रीब्यूट करें आपके प्रिपरेशन का, तो हाउ वाज योर डे लाइक? अब मैं सुबह 4 बजे उठती थी, बायोलॉजी, लेक्चर्स, केमिस्ट्री, फिर थोड़ा ब्रेक लेती थी 1 एंड 2 आवर का, उसके बाद फिजिक्स, और फिर उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लेती थी। उसमें सब जो रिवाइज किया है सुबह से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसका सब अलग से नोट्स बनाती थी। वो जितना सुबह से रिवाइज किया है वो एक बार लिखती थी और फिर सोती थी, और सुबह उठने के बाद वो जो रात को लिखा था वो एक बार और एक बार लिखती थी और फिर आगे चलती। तो इसके वजह से आपका प्रिपरेशन थोड़ा स्लो हो गया रहेगा ना? हाँ, हुआ था, बट उतना परफेक्ट भी हुआ। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज व्हाट वर्कड फॉर यू फॉर यस। स्कोरिंग गुड मार्क्स? Okay, perfect, very nice. Now, then in that case, when you were preparing all of this, फिर एक समय probably ऐसा है कि जब आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, हाँ, वो मॉक टेस्ट वाला कैसा पीरियड था आपका? मतलब ऐसा था कि ये टॉपिक तो हम, ये चैप्टर हमारा हुआ भी नहीं है, लेकिन हम टेस्ट दे रहे हैं। मतलब मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया, एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन हमारी कल टेस्ट है। टेस्ट कभी तो नहीं। डर लगता था उस समय हाँ, पे? ब्लड टेस्ट स्किप नहीं किए आज तक, बस एक ही टेस्ट स्किप की थी, वो स्किप नहीं किया टेस्ट। जितना आता था उतना आ जाए, फिजिक्स में आते 50-60 उतना भी आए चलेगा, लेकिन टेस्ट देना है, तो हर बार टेस्ट देती थी। उसके बाद 1 वीक 2 वीक लेती थी, वो चैप्टर कंप्लीट करती थी, एमसीक्यू सॉल्व करती थी, फिर उसके बाद अलग से वही पेपर सॉल्व करती थी, उसमें क्या गलतियां की थी, तो लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो मिस्टेक एनालिसिस, पहले मैं मिस्टेक एनालिसिस नहीं करती थी। Okay, फिर फेज 2 से चालू किया, लास्ट तक चालू किया, उसने बहुत हेल्प किया है okay, कि पहले तो फेज 1 में जो मिस्टेक किया था वो फेज 2 में रिपीट हो रही थी, correct, तो फेज 2 में जो रिपीट हो रहा है वो आगे नहीं रिपीट होनी चाहिए, इसलिए एक नोटबुक बनाई थी। सब okay, सब मिस्टेक एनालिसिस लिखती थी, सबकी साइन लेती थी टीचर के एग्जाम के बाद, और वो कंटिन्यू करती गई लास्ट तक। एंड ऑफ द डे मैंने रीनीट का भी वो बनाया था, मिस्टेक एनालिसिस क्या क्या है, किसमें गलत हो गया मेरा। अब लग रहा है कि ऑल, मतलब ये मिस्टेक एनालिसिस बहुत हेल्प किया है मुझे। okay. तो ऐसा कुछ है जो अब जो इतना पैटर्न सेट हो गया है पढ़ने का, कैसा हाँ, ऐसा कि कुछ कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे मेडिकल के लिए, या अभी तक वो सोचा नहीं हमने? नहीं अभी तक कुछ नहीं इतना सोचा। अभी तक आराम आराम चल रहा है, अभी अभी आराम करने दो।
अच्छा, फेयर इनफ। तो आपका मॉक टेस्ट का पूरा पीरियड गया एंड देन यू हैड योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ। तो क्या वो बोर्ड एग्जाम्स आपको कहीं पे डिस्टर्ब किया था आपकी प्रिपरेशन के बीच में? नहीं, मैंने बोर्ड एग्जाम्स का कुछ पढ़ा ही नहीं था। जितना नीट का पढ़ा है उससे बोर्ड एग्जाम दिया था। 80% आ गए, बहुत हो गया मेरे लिए, क्योंकि 50% क्राइटेरिया है, 80% आ गए, उससे कुछ और भी कितना ला सकती थी। पढ़ाई ओके, करती तब भी 90 आ जाती थी, क्या फर्क करेक्ट पड़ता। करेक्ट तो करेक्ट। उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए जितना नीट में है, कितने 2 चैप्टर एक्स्ट्रा थे, वो बस ऊपर ऊपर से रीड किए थे, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो देख लेंगे, ऑप्शन तो होते ही वहां पे। सो बोर्ड करेक्ट। एग्जाम ने उतना बॉदर नहीं किया। उस समय मुझे अच्छा टाइम मिला। फिजिक्स के जो वीक चैप्टर्स थे, केमिस्ट्री के वीक चैप्टर्स थे, बायोलॉजी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये डाउट नहीं हो रहा, हम्म। कॉन्सेप्ट वीक है, तो वो सब उस पीरियड में 1 महीना था उसमें, वो सब उस पीरियड में कवर कर दिया। ओके। और फिर जब आप बोर्ड एग्जाम्स देके वापस से ज्वाइन किए, तब से मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट शुरू हो गए थे, हाँ। फुल फ्लेजेड, राइट? तो वो प्रिपरेशंस कैसे हो रहे थे? बिकॉज आई गेस 3 दिन या 2-2 दिन छोड़ छोड़ के आपको हाँ। टेस्ट थे, तो आपको उतना पढ़ने का टाइम नहीं था। अब तक ऐसा सीन था कि आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ने को प्रॉपर टाइम मिल रहे थे, हाँ। बट अब कैसे कि नीट को 1 महीना ही बाकी है, तो 1 महीने पहले के जो प्रिपरेशंस थे जिसमें आपको एक साथ तीनों सब्जेक्ट के पूरे 2 साल के पूरे पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करना है, तो अभी काफी बच्चे उसी चीज को इमेजिन कर करके डर जाते कि यार एवढं नहीं होतंय, इतना नहीं हो पा रहा है हमसे, तो इतना सारा हम कैसे कर पाएंगे करके। तो आपके लिए क्या वो डर था कि हम मतलब कैसे पूरा पूरा कर लेंगे करके? हाँ, 86 चैप्टर थे, वो एक दिन में कवर करना और अगले दिन जाके टेस्ट देना उतना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि पूरा नहीं रिवाइज करना, आज ये टॉपिक करना है, इसका फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये, बायोलॉजी का ये, उतना आज का टारगेट रखना है, उसके ऊपर के कल के एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होने चाहिए, और कल वापस कुछ अलग टॉपिक करना है, लेकिन ये पहले जो टॉपिक किए थे उसको पहले रिवाइज करना है, फिर जो अलग टॉपिक है उसको रिवाइज करना है। ऐसे करते करते अप्रैल मिड तक मैंने पूरा सिलेबस कवर किया, और लास्ट 15 डेज में जो पहले, अब मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करना था। अब टेस्ट हो या ना हो, हमारे रेगुलर टेस्ट चल रहे थे, एक भी दिन छुट्टी नहीं थी। तो जिस दिन टेस्ट हो ना हो, कल सुबह से बैठना है, रात तक बैठना है, ये टॉपिक करना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है, केमिस्ट्री का ये रिवाइज करना है, उसका लिख के प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स के फॉर्मूले है, वो फॉर्मूले लर्न करने हैं, चिपकाने जहाँ है, सब लिख के प्रैक्टिस करना है, और उतना करके लगता था कि अब सिलेबस हो गया कवर। लास्ट 15 डेज में बस वही किया था। अच्छा, तो क्या ये पूरा चीज में पेरेंट्स का क्या रोल था? मतलब मैं जनरली पीजी पे रहती थी, तो पेरेंट्स का उतना रोल नहीं था, उन्होंने बस वो मतलब आप पूरा 2 साल अकेले खुद से हाँ, पूरा मैनेज किए, हाँ, फिर खाना वगैरह? मेस से ज्वाइन किया था। अच्छा, और वो काफी ऐसा बोलते हैं मेस का खाना गंदा होता है, हाँ, ये कैंटीन होता जैसा ही होता है। तो फिर न्यूट्रिशन वगैरह का कैसे ध्यान रखा? नहीं, मतलब पेरेंट्स फ्रूट्स वगैरह लाके देते थे, और ड्राई फ्रूट्स भी थे, तो उतना मैं मेस पे डिपेंड नहीं करती थी, वो हर संडे मुझे आते थे मिलने, ओके। तो उससे उतना हो जाता था। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि याद आ रही है, वो आ रही है, इसलिए 2 साल अकेले रह लिया, खुद से पढ़ लिया। उन्होंने भी कहा था मार्क्स आए तो भी घर आना है, अगर नहीं आना। ओके। इसलिए तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि बस अच्छे से पढ़, हम है सपोर्ट करने के लिए। अब उन्होंने, उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब उन्हें उतना आइडिया नहीं कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है क्या। उन्होंने सारा ट्रस्ट टीचर्स पे रखा था, और टीचर्स ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया। मतलब हर किसी ने मेरे मुझसे तो सारे एफर्ट्स करवाए, मैं खुद उतना नहीं कर सकती थी, लेकिन सबने मुझसे उतना करा है। मैं अगर सेल्फ स्टडी करती तो इतना कभी नहीं करती, इतना स्कोर भी कभी नहीं करती, बट पीएससी में आने के बाद पता चला कि हर टीचर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग देखते हैं। अगर 250 वाला है तो उसे 300 लेते हैं, मेरा स्कोर 575-80 के आसपास था, तो मुझे थोड़ा और 600-620 के आसपास जाने को बोल रहे थे। करेक्ट। तो उतना हर टीचर ने भी उतना किया था हमारे पेरेंट्स ओके। के साथ साथ। तो फिर जब वो पूरा पीरियड आपका खत्म हुआ और अभी ये था कि आपका फर्स्ट नीट जो था वो 3rd मई को था, हाँ। तो 2nd मई को आपके दिमाग में क्या चल रहा था? नर्वसनेस, डर, या कॉन्फिडेंटली सो गए थे? हाँ, मतलब कुछ नहीं, 10 बजे सो गई थी। हमें डर मतलब पता ही नहीं था, इतने मॉक टेस्ट दिए हमने, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, तो लगा ही नहीं कि कुछ अलग है। लग रहा था कि ओके। पीएसए की मॉक टेस्ट ही देने जा रहे ओके, हैं, गुड। तो उतना कुछ लगा नहीं। वहां देख के सब नर्वस लग रहे हैं, मैं अकेली कौन, मुझे लगा मुझे खुद नर्वस होना चाहिए, बट नहीं, अच्छे से मैनेज किया। वहां पर जाके भी 3 घंटे वहां पे एग्जाम भी अच्छे से दिया, और माइंडसेट ऐसा था कि हाँ, वो सब कुछ किया है, अब डर के क्या करना है, कल का दिन क्यों खराब करना है, करेक्ट अच्छे से किया है तो कल अच्छे से करके आना है, कुछ करेक्ट। खराब होगा तो क्या ही होगा, एक साल रिपीट ही करना होगा, ऐसा करेक्ट। सोच के था। तो काफी ऐसा रील में मैंने देखा था, और आई एम श्योर काफी ऑडियंसेस ने भी देखा होगा, कि जो एंट्रेंस पे जो चेकिंग होता है
वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, कि बहुत बुरी तरह से चेक करते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था नहीं, कि उतना कुछ चेकिंग नहीं हुआ। नहीं होता है? एडमिट कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा, वाटर बॉटल एक लेने को कहा था, वो अंदर लेके गए, उतना कुछ चेकिंग नहीं किया, जल्दी ओके, छोड़ दिया हमें बस। ओके। तो आप कितने बजे पहुंचे थे सेंटर पे? अराउंड 12 o'clock। अच्छा, तो 12 o'clock यू एंटर्ड इनसाइड हाँ, और आपको सीट वहां पे अलॉट की जाती है। हाँ, तो 1.5 घंटा 2 घंटा, एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2 बजे, हाँ, तो आप 2 घंटा वहां पे सीट पे खड़े बैठे थे? हाँ, मैं नैप ले रही थी तब, मुझे अच्छा, एग्जाम के पहले नैप लेना अच्छा लगता है, अच्छा। तो मैं फ्रेश अप फील करती हूँ, तो उधर जाके कोई डिस्टरबेंस भी नहीं था, सब अपने-अपने देख रहे थे, मैं सो गई थी वहाँ पे ओके, और वार्निंग बेल बजी 10 मिनट पहले, तब उठ गए, सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, तब अच्छा लग रहा था कि हाँ, अब हो रहा है मतलब। ओके। तो जब पेपर आपके हाथ में आया फर्स्ट नीट का, तो हाउ वाज द फीलिंग कुछ कि नहीं ये बस। फाइनल हाँ। पेपर है ऐसा? हाँ, फाइनल पेपर ऐसा लगा कि अब कुछ मिस्टेक नहीं करना, मतलब मेरे जो जनरली मिस्टेक थे कि वो कुछ ये नहीं रीड किया, करेक्ट नहीं रीड किया, कुछ ऐसे ही सिली मिस्टेक रहते थे, वो फैक्चुअल देते थे, तो उस वो अब लगा था कि अब कुछ मिस्टेक नहीं करना, जितना आता है उतना करना, जो नहीं आता वो नहीं आता, अब कुछ भी कर तो नहीं सकते, 3 करेक्ट। घंटे है, तो जितना आता है वो सही करना है, बस ये सोच के पेपर का सील निकाला और स्टार्ट किया। जय माता दी। हाँ। ओके, फिर कोई ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे अटक गए थे? बायोलॉजी में तो नहीं, केमिस्ट्री में भी नहीं, नीट के टाइम पे, रीनीट के टाइम पे नहीं, बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स के टाइम पे थोड़ा लगा कि ये कुछ अलग आ रहा है, लेकिन सॉल्व करते गए, सॉल्व करते मतलब लगा कुछ तो है हमारे सिमिलर है, जो सिमिलर है वो पहले सॉल्व किया, हमें बताया था कि पहले ये सॉल्व करना है, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, सेकंड राउंड तक गए, टाइम कंप्लीट हो गया, 5 मिनट बचे थे, तो उसमें फिजिक्स का बबलिंग किया, फिर लास्ट 2-3 मिनट में एक और क्वेश्चन हो गया तो वो कर दिया। ओके, फिर नीट दे के बाहर आ गए, हाँ, फर्स्ट नीट, एंड हाउ वाज द फीलिंग? लगा था कि जो जितना आता है उतना सब किया है, अच्छा स्कोर होगा ऐसा मेरा। लगा जंग जीत लिया। हाँ। संपलो आता हाँ। झालं. ओके, एंड देन आफ्टर दैट आई गेस एक आध हफ्ता तक सब कुछ नॉर्मल था, हाँ। बट कुछ एक हफ्ते बाद ही बम फूट गया और ये था कि पेपर लीक हो गया है हाँ। करके, और हर जगह पे। तो आपको कैसे पता चला था पेपर लीक के बारे में? मैं घर में कुछ काम कर रही थी और पता नहीं क्यों मेरा म्यूजिक बंद हो गया था, और मैंने वापस जाके देखा क्यों बंद हो गया, तो इतने सारे नोटिफिकेशन आए थे कि रीनीट रीनीट, तो मुझे लगा पहले स्कैम होगा, फिर प्रारंभ का ग्रुप ओपन किया, लगा सच में नीट हो रही है वापस से, फिर मुझे लगा वापस रूम पे जाना पड़ेगा अब 1 महीना और, फिर रूम पे आ गई, फिर उधर से देखा कि अब अपॉर्चुनिटी के थ्रू लिया कि अब आ रहे इतने मार्क्स, अब कुछ और इम्प्रूव करना है, उसके थोड़ा और जाना है, रैंक अच्छी लानी है, अच्छा कॉलेज, मतलब उस समय मुझे जीएमसी मिल रहा था, अब लगा था कि कुछ जीएमसी से ऊपर मिलना है, एम्स वक्त तक जाना है, ऐसा लगा ओके, था। सो वाज इट अ मोटिवेशन और डीमोटिवेटिंग? ऑफ कोर्स मोटिवेशन था मेरे लिए तो, क्योंकि घर वालों ने बोला था कि वो सेटिस्फाई नहीं थे उस मार्क्स से, अच्छा, मैं थी, तो ओके, मुझे लगा कि ओके उनके लिए तो करना ही है और मेरे लिए खुद के लिए भी करना है कि और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो अच्छा ही होगा। करेक्ट। हम खाली ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपका टारगेट क्या है, कि आपको कौन सा जीएमसी चाहिए? व्हाट जीएमसी वुड बी सफिशिएंट फॉर यू और सैटिस्फाइंग फॉर यू? मुंबई के कौन से भी जेएमसी चलेगा, ओके, केएम से लेके कूपर तक, ओके, और पुणे का बीजेएमसी कॉलेज, और फिर नागपुर रेफरेंस होगा। ओके। तो आपको ये सारे कॉलेजेस के बारे में कैसे पता चला? नीट के बाद काउंसलिंग भी चालू हो गई थी हमारे, उसमें हमने पहले कर लिया था रिकैप सब कुछ। ओके, ओके। तो मतलब आपको सारे कॉलेजेस के बारे में सारे डिटेल्स पता है कि क्या कहाँ पे हाँ, कैसा होता है? ओके, अच्छा, फिर ये पूरा ट्रॉमा जो आपने झेला उसके बाद फाइनल रीनीट आ रहा था, हाँ, वो समय कैसा था? रीनीट जब, अगेन रीनीट के पहले, रीनीट वाज ऑन व्हिच डेट? 21 जून। 21 जून। तो 20th जून की रात आपके लिए कैसी थी? मैं उतना कॉन्फिडेंट थी, मुझे लग रहा था कि सिक्स, मतलब मेरे पहले आ रहे थे, तो लग रहा था कि उससे आने चाहिए, और मुझे लग रहा था कि मैं जर्नी से स्टार्ट कर रही हूँ, ओके, बट वो नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, करेक्ट, ये मुझे पता नहीं था, मतलब लग रहा था कि अब तो मैंने कर ही दिया है, अब जो करना है वो के अबव करना है, करेक्ट, लेकिन वो गलत था मेरा, मतलब मुझे टेस्ट सीरीज के पता चला कि नहीं, अभी मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, करेक्ट, तो वो एक दिमाग में जो चल रहा था से आगे जाना है, वो मेरा वो हट गया था उस समय, तो लगा था हम जीरो से स्टार्ट करना है, जितना स्कोर करना है, एक टॉप जीएमसी टॉप रैंक लानी है, मार्क्स कितने भी आए एक रैंक अच्छी आनी चाहिए जिससे जीएमसी मिल जाए। ओके। और फिर नेक्स्ट डे वापस से वही पूरा चक्र वापस था कि वापस से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, हाँ, चेकिंग पे जाओ, अपने सीट पे बैठो, एंड अगेन यू हैड अ क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस टाइम नीट
री-नीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो फर्स्ट नीट से 10 टाइम्स लेवल अप था हाँ पेपर. तो हाउ वाज दैट कि जब आपने क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया, यू स्टार्टेड सॉल्विंग फर्स्ट विथ बायोलॉजी. ओके, सो प्रोबेबली बायोलॉजी वाज प्रीटी इजी, तो हाँ फट 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 आंसर मार्क किए, हाँ तो कॉन्फिडेंस गेन कर लिए होंगे. हाँ फिर आप गए फिजिक्स और केम के लिए, और तब वहां पे जब क्वेश्चंस देखे, तब उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब आपको पता कि टाइम भी जा रहा है, क्वेश्चंस थोड़े लेवल अप हो चुके हैं, हाँ. ये क्वेश्चंस हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आजू बाजू वाले के पास देखा कि उनका शक्ल कैसा है करके, या हमको ही डिफिकल्ट लगा? ऐसा was there anything reference that you took up? नहीं नहीं, मैं तो फर्स्ट बेंच पे थी, मुझे कोई देखने का मौका ही नहीं मिला, खुद का देख रही थी. वैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चन पेपर बहुत सॉल्व किए, Okay, इसके टाइप के nice, क्वेश्चन आए थे हमें. perfect. मैं सबसे पहले फिजिक्स से देखती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है, डायग्राम कैसे सिमिलर लग रहे हैं क्या, Okay, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है. तो फिजिक्स का ओपन किया, कुछ लगा नहीं कि कौन से चैप्टर का है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या है. अब लगा कि पहले से पता था कि कुछ तो डिफिकल्ट होने वाला है, correct. तो फिजिक्स डिफिकल्ट आई. तो देखा कि ये डिफिकल्ट है, इसको कितना भी टाइम दो कुछ नहीं होने वाला, इसका जितना आना है उतना ही आने वाला है. Perfect. तो जितना किया, सबसे पहले केमिस्ट्री देखा, फिर उसके बाद वो भी उसी टाइप की थी, Okay, मॉडरेट थी बट उतनी डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट थी बट उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग था. okay, तो फिर देखा बायोलॉजी, बायोलॉजी देखने की देखा, डायग्राम बेस उतने डायग्राम बेस उतने नहीं थे, और पेपर बहुत ही लेंदी नहीं था, मतलब बहुत मतलब जल्दी टाइम में हो सकता. 30 मिनट्स में मैंने बायोलॉजी कवर किया, okay, 5 मिनट में बबलिंग कंप्लीट कर दिए, 35 मिनट में मेरा हो गया था. फिर केमिस्ट्री पे आ गई, मैं उल्टा पेपर सॉल्व करती हूँ. केमिस्ट्री पे आ गई तो पीछे से सॉल्व करते गई, वहां के 2-3 क्वेश्चन अटक गई. ये okay, बहुत बार हुआ है कि अटक जाना है, फिर देखा कि अगले क्वेश्चन पे जल्दी जंप करना है, वो राउंड 2 okay, के लिए रखना है. तो बहुत सारे क्वेश्चन राउंड 2 के लिए हो गए. तब लगा कि केमिस्ट्री भी हाथ से निकल रहा है, फिजिक्स तो निकलने वाला ही है बट केमिस्ट्री भी हाथ से निकलने वाला है, बायोलॉजी तो है बट केमिस्ट्री तो अच्छा आना चाहिए. फिर वो भी क्वेश्चन बहुत राउंड 2 में गए, राउंड 3 में गए, राउंड 2 तक आने लगी तो लगा कि अब रहने देती हूँ, फिजिक्स कर लेती हूँ. तो फिजिक्स किए, जितने आ रहे थे उतने किए. जो इजी चैप्टर थे लगा कि ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए, वही नहीं आ रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत ट्विस्ट किया था. सबसे इजी चैप्टर हमारा मेजरमेंट होता है, उसी में आउट ऑफ सिलेबस के कॉन्सेप्ट डाले थे उन्होंने. अच्छा, तो लगा था कि ये पहले कर लूं, तो देखा यूनिट्स तो अलग ही है इसके कुछ. तो फिर वो छोड़ दिया. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आने चाहिए थे बट उस समय आ नहीं रहे थे, कुछ okay, अलग ही कैलकुलेशन थी उसमें. तो वापस केमिस्ट्री पे गई, केमिस्ट्री के वो थर्ड राउंड के क्वेश्चन थे, उसमें से 5-7 सॉल्व किए, उसका बबलिंग कंप्लीट कर दिया. फिर फिजिक्स पे आ गई, जितने आते हैं उतने किए. उसमें मैंने फिजिक्स में 13 तो लेफ्ट ही किए थे. तो मुझे लगा था कि ये ऐसा पेपर है जिसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज्यादा एक्यूरेट करूँ उतना अच्छा होगा. तो छोड़े बहुत, लेकिन जितना किया उतना एक्यूरेट किया. okay. तो फिर जब वो लास्ट का ऐसा, जब आप ये सॉल्व कर रहे थे और टाइम टाक 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 जा रहा था, और वो लास्ट के जो आधा घंटा था जहाँ पे प्रोबेबली आप बोल रहे हो कि राउंड 2 राउंड 3 के लिए क्वेश्चंस बचे हाँ. थे, तो क्या कोई क्वेश्चंस ऐसे थे जो लास्ट हाफ एन आवर तक या लास्ट 15 मिनट तक भी सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो तब प्रेशर में थे आप, तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, इसलिए उतना प्रेशर महसूस नहीं हुआ था कि अब कैसे करना है. हमने लास्ट 5 मिनट्स में भी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ओके, तब इसमें भी लगा कि अब 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही है, तो उतना फास्ट करना है बट एक्यूरेट करना है. ओके, सो जब से जितने जितने उसमें भी हमने सिलेक्शन कर रखा था कि ये 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसमें भी देखा कि ये क्वेश्चन लग रहा है कि आने वाले, बाकी ओके, के 5 थे वो लग ही नहीं रहा था कि ये आने वाले. तो ओके, पहले इसमें ट्राई किया, वो सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, डायरेक्ट सॉल्व करी, बबलिंग किया. तो टाइम भी बबलिंग के लिए अलग से देना नहीं पड़ा, 10 मिनट वो चले गए, लास्ट 5 मिनट बचे, पूरा पेपर एक बार देख लिया, सब कुछ बबलिंग किया, वापस फिर इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए और ओके, वैसे एंड हो गया. ओके. और फिर जब वो बेल बज गया, पेपर दे दिया, पेपर दे के बाहर निकले, काफी बच्चे रोते हुए बाहर निकल रहे थे, हाँ काफी बच्चे टेंस्ड बाहर निकल रहे थे, क्योंकि किसी किसी का अपग्रेडेशन हो गया, मतलब मार्क्स में उनके हाँ लेवल अप हो गया, किसी का लेवल डाउन हो गया था, कोई ऐसे ही ट्रॉमा में था कि मुझे नहीं पता पेपर मेरा ही अकेले का बुरा गया है, सबका बुरा गया है. तो आप जब पेपर देके बाहर निकले, तब आपका मूड कैसा था उस समय पे? हाउ वाज योर इनर टर्मोइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? पहले मैंने नीट दिया था, उसमें इतने मार्क्स आए थे तो लगा था कि रैंक अच्छी आएगी, बट उस समय रैंक उतनी अच्छी नहीं आने वाली थी, क्योंकि पेपर बहुत, सबको उतने मार्क्स आ रहे थे, तो सबने कहा कि उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी. ओके, तो इस बार मुझे लगा कि मार्क्स कितने भी आए, रैंक तो बस अच्छी आने वाली है, क्योंकि सबको डिफिकल्ट गया है
और मैंने डिफिकल्ट में अपना बेस्ट दिया है, परफेक्ट। तो उतने मेरे जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे, मेरा एवरेज था, उतने ही मुझे एवरेज वहाँ पे मार्क्स है, एग्जैक्टली उसी के आसपास आए। और लग रहा है कि जितना मॉक टेस्ट में मैंने किया था वही उधर किया है, और लगा था कि रैंक अच्छी बने वाली है, तो इसलिए मैंने वहां से सोच के आई थी कि जेएमसी तो पक्का है, उसके अच्छा कोई और होगा तो देख लेंगे वहाँ। परफेक्ट है, सुपर। तो देन आफ्टर now all of this, let's get back to the classroom. How was your atmosphere in classroom? मतलब फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह? पहले स्कूल में थी तब ऐसा कुछ माहौल नहीं था वहाँ पे। जेन्युइनली पढ़ाते तो थे बट कुछ समझ नहीं आता था उनका, वो अलग पढ़ाते थे, हम अलग पढ़ते थे, कुछ समझ तो आता नहीं था। ये लेकिन आपके स्कूल के टीचर्स भी देखेंगे? नहीं, उतना नहीं। तो इधर पीएसए में आके पता चला कि टीचर्स का समझ भी आता है। ओके। ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था अच्छा। कि समझ आ रहा है, क्योंकि मैं Alright. जनरली खुद से पढ़ने वाली बच्ची थी, मतलब ये समझ नहीं आता खुद से ट्राई करूंगी, किसी ओके। की हेल्प नहीं लेती थी। इधर आता सबका समझ आ रहा है, तो सबका ओके। उसी दिन जितना कहा है, तो अभी कहा इतना समझ आ रहा है तो सही बता रहे होंगे वो, तो जितना उन्होंने बताया उतना किया। सबके साथ एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा था, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बना, टीचर्स भी अच्छे सपोर्टिव थे, उन्होंने भी मार्क्स कम आए तो पर्सनली आके पूछा क्यों कम आ रहे। हमें जाना चाहिए मार्क्स कम आ रहे बोलने के लिए, लेकिन वो खुद आते थे क्यों मार्क्स कम आ रहे, क्या हो रहा है, क्या डिफिकल्टी है, जो है वो पूछो आके, डाउट्स है डाउट्स क्लियर करो। जितने हमारे लेक्चर नहीं है उतने डाउट लेक्चर हुए हमारे, जितने हमारे लेक्चर नहीं है उतने हमारे रिवीजन लेक्चर हुए, ओके। बहुत सारे रिवीजन लेक्चर हुए, बहुत सारे So how concept- did this revision lectures help you? ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था वो हम उधर ही छोड़ते थे, वो आपस पढ़ने का मतलब मोरल ही डाउन हुआ होता हमारा कि Okay. वो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दिए थे। Okay. लेकिन रिवीजन लेक्चर में लगा था कि कुछ तो होप है, लेकिन समझ तो आएगा ना। Okay. एक दो बार नहीं समझ आया, एक टीचर से Correct. नहीं किया तो दूसरे टीचर के पास जाते थे, उससे नहीं समझ आता तो अलग जाते थे, Correct. फिर खुद से करने बैठते थे, फिर भी नहीं समझ आया तो वो टॉपिक लास्ट तक छोड़ते थे। लेकिन लास्ट तक हमारे मार्च एंडिंग और अप्रैल एंडिंग तक हमारे रिवीजन लेक्चर्स हुए थे। हाँ, मुझे पता है, मैं 2 मई को रात को अमन सर को डाउट पूछ रही थी, ये सर मुझे डाउट है, ये समझा दो। उन्होंने मुझे तब भी डाउट समझाया था। अजय सर ने भी उस समय एक एक्स्ट्रा बाहर का टॉपिक था हमारा बायोलॉजी में, एनाटॉमी में, वो सेकेंडरी ग्रोथ का, वो भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ भी सवाल आ सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वो भी उन्होंने रात में उस समय समझाया था कि ये इतना इतना कर, हमने पहले सीखा ही है। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की और सब कुछ टाइम पे हो रहा था, लेकिन उस समय लगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो भी हमने कर लिए, तो कॉन्फिडेंस तो उतना अच्छा आ रहा था। करेक्ट। और एक पॉइंट मुझे याद है जहाँ पे आप सब बोर्ड एग्जाम्स देके वापस आए थे और आप जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तब आपके कॉन्सेप्ट्स हिल चुके थे, आपको बेसिक फैक्चुअल चीजें याद नहीं रह रही थी, इसलिए आपके जो स्कोर बिफोर बोर्ड्स जो आ रहे थे वो नहीं आ पा रहे थे। सो तीनों फिजिक्स, केम और बायो, तीनों सब्जेक्ट के लिए आपका वापस से एक छोटा सा सेशन लिया गया था जहाँ पे वो सारी फैक्चुअल चीजें आपको वापस से रिवाइज की गई थी। तो वो हाउ डिड दैट हेल्प यू ऑल? हमारे ग्रुप्स बनाए गए थे, उसमें हर टीचर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा वाइवा लेते थे। हम जितना खुद से पढ़ लेते हमें लगता है याद हो गया है, लेकिन उतना याद हमें होता नहीं था। तो जब जितना वाइवा लिया उन्होंने, वाइवा से करके उन्होंने ये इतना फैक्चुअल लेटा, हमें लगता था कि याद है बट उतना याद नहीं होता था। सर ने वाइवा ले लेके वो याद करा दिया था, हमसे लिख के प्रैक्टिस करा दी थी। और हमें बताया था कि 20 मिनट में इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे तुम्हारे, देखो 20 मिनट में 80 मार्क्स बन रहे, तो तुम 1.5 घंटा लेते हो उसमें 100 लाते हो, तो क्या फायदा है, 20 मिनट में 80 ला रहे, बाकी के 45 डिफिकल्ट क्वेश्चन पे दो। तो उन्होंने कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कितना टाइम किसको देना है, अगर नहीं आ रहा तो मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि नहीं आ रहा तो उसी पे बैठ जाती कि मुझे आना चाहिए, ईगो सॉल्विंग करती थी। तो उसके बाद समझा कि नहीं आ रहा तो उसे छोड़ना है। मेरा मैक्स टाइम एक क्वेश्चन को 7 मिनट गया था, मैं फिजिक्स का वही लगी रही थी, 7 मिनट वही एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। वो सर मुझे देख रहे थे, मुझे नहीं पता था कि सर देख रहे हैं मुझे, और 7 मिनट में वही क्वेश्चन कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि वो एक क्वेश्चन में तूने 7 मिनट लगाए, कुछ और 4 क्वेश्चन करती तो उसमें तुझे आ जाते मार्क्स। करेक्ट। और वो एक क्वेश्चन तुझे 5 मार्क्स देने, 4 मार्क्स देने वाला है, वो 4 क्वेश्चन भी तुझे उतने मार्क्स के देने वाला है, वो ज्यादा देते उस टाइम। करेक्ट, फॉर श्योर। तो वो रिवीजन लेक्चर्स में हमें क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पेपर को किस तरह देखना है कि पहले ये करना है पहले वो करना है, वो सब हमने वो सीखा उसमें। ओके, तो वो आपको उस पीरियड के दौरान सिखाया गया था, इन बिटवीन के दौरान। ओके, जब आप पीजी में रह रहे हो तो आपके साथ दूसरे भी क्लासेस के रहते होंगे, या आप अकेले रहते थे? नहीं, दूसरे भी क्लासेस के थे। तो वो बच्चों में और आप में क्या आपको डिफरेंस लगता था?
उनके प्रिपरेशन में और आपके प्रिपरेशन में, या उनका बॉडी लैंग्वेज में, उनके कॉन्फिडेंस में और आपके कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस लग रहा था आपको? मुझे ऐसे रूममेट्स मिले थे जो बस प्रिटेंड करते थे कि वो पढ़ रहे हैं ओके और लग रहा था कि वो बस ये बोल रहे थे मुझे इतना आ रहा है उतना आ रहा है, बट लास्ट तक उनका स्कोर उतना नहीं बना, बट वो बहुत प्रिटेंड करते थे कि मुझे आ रहा है, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी उतना आना चाहिए, मतलब एक कंपटीशन तो रूम में ही है, तो उस करेक्ट कंपटीशन की वजह से मैं और पढ़ने लगती थी, उनके साथ और जागने लगती थी, 2-3 बजे तक हम नाइट में जागते थे और ओके उतना प्रैक्टिस एक साथ सॉल्व करते थे, ओके तो उससे भी हेल्प हुआ था मुझे। ओके। पीएसए में क्या आपको अलग लगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेसेस? मैंने देखी मतलब थी आई एम श्योर कि आप दूसरे हाँ, क्लासेस में भी गए होंगे। मैंने बाकी इंस्टीट्यूट भी देखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हर एक बच्चे को अलग अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से उसको अपने अपने टीचर्स के हिसाब से मोटिवेशन मिलता है, मतलब सबको मिलता है। पीएसए हमारे लिए ऐसा डिफरेंट है कि अगर किसी बच्चे को 250 आ रहा है तो उसको 300-330 आना है, उसके लिए क्या करना है वो सब बताते थे, ओके और जिसको 600 आ रहा है उसको 650, तो हर एक बच्चे के हिसाब से उन्होंने प्रिपेयर किया था। उन्होंने बैच की थी, लेकिन बैच में भी हमसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि एस्पिरेंट्स में बहुत उन्होंने ट्राई किया उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें से कई बच्चे हमारे बैच में भी आ गए थे, और हमें उतना लगता है कि उनसे हमसे ज्यादा उन्हें मिला था, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी पीएसए ने दी थी। ओके फेयर इनफ, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अब हम एक शॉर्ट सेक्शन ले रहे हैं रैपिड फायर का, ठीक है, जहां हम आपके साथ रैपिड फायर खेलेंगे। यू रेडी? हम्म। ऑलराइट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है फिजिक्स केम बायो में से? फिजिक्स। ओके। व्हिच चैप्टर इन फिजिक्स मोटिवेट्स यू? फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। एनसीईआरटी रीडिंग इज मोर बेटर या रेफरेंस बुक ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना? एनसीईआरटी रीडिंग। ओके। एंड मॉर्निंग में पढ़ाई ज्यादा पसंद है नाइट में? नाइट में। परफेक्ट। आपका कोई रोल मॉडल? मुस्तफा सर। ओके। अगर आपको कोई सुपर पावर दिया जाए हम्म। तो आपको क्या सुपर पावर चाहिए एंड क्यों? सुपर पावर नीट का पेपर पता चल जाए सब सॉल्व कर दूं मैं। फिर आप भी जेल में जाओगे। नहीं, वो सबको नहीं पता होगा। सीक्रेट सुपर पावर। और फिर क्या 720 लाते थे? नहीं, उतना सबको डाउट हो जाता है ना। चालाक औरत। अच्छा, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर एंटायर जर्नी ऑफ नीट प्रिपरेशन? कंसिस्टेंसी। Okay. And what was that one thing that kept you inspired in this entire journey? पूरी फैमिली को मुझे अपलिफ्ट करना था, वो एक दिमाग में था, उसकी वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी, जो करना है अपनी फैमिली के लिए करना है, इसकी वजह से करती गई बस। Good, yeah, very good. What are your future plans? अब almost पता चल चुके, but still. एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाली स्पेशलिटी, और साथ साथ में कुछ सोचा है क्या स्पेशलिटी? मे बी ए न्यूरोसर्जन, Okay. और उसके साथ साथ एक सिविल सर्विस की अच्छी खासी एग्जाम देने वाली हूँ, उसमें भी रैंक अच्छा लाने वाली हूँ। Okay. Best of luck for that. थैंक यू। Mock test या part test? मॉक टेस्ट। Okay. Favorite chapter we've done? Worst chapter जो यार मेरे को कभी अभी वापस इसको नहीं छूना है? वो पहले था जीओसी, लेकिन अब है कि नहीं हो गया अच्छे हो से। गया अच्छे हाँ, से। Okay. One thing that you will miss about PSA journey? वही रोज यहाँ पे आना है, फिर वापस लेक्चर करना है, वही नोट्स लिखाना है, सबकी डांट खानी है, सबसे मोटिवेट हो जाना है। आई मिस दिस लॉट। Okay. One thing that you would say NEET aspirants to not to do? कम मार्क्स आए तो डीमोटिवेट नहीं होना, ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव इन योरसेल्फ, जो करना है अच्छे से करो, अपना 100% दे दो बस। Okay. And one thing that you will ask NEET students to do? जो करना चाहिए वो है कि हमें टीचर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए और इस इंस्टीट्यूट पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, और जो प्रोसेस है उसमें अपना 100% देके प्रोसेस पे अच्छा ट्रस्ट करके खुद पे बिलीव करना है। Okay. कोई एक ऐसा मोटिवेशनल कोट था जो हमेशा आप साथ में लेके चले थे 2 साल में? मतलब फैमिली का ही था, जो उन्होंने कहा था कि करना है फिर ही वापस आना है, इसकी वजह से तो बहुत ही मोटिवेट होती थी कि उनके लिए करना है, वो ही मोटिवेशन था मेरे लिए। Okay. एक वर्ड आपके लिए एज अ स्टूडेंट? कॉन्फिडेंट थी और मैं सेल्फ अवेयर थी। Okay. One last thing. आपके काफी सारे ऐसे जूनियर्स होंगे या इस वक्त ऑडियंसेस में जो आपको देखते होंगे, जो आप ही के जर्नी से इस वक्त इंस्पायर होके आप ही के जर्नी को फॉलो करना चाहते होंगे, तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कभी भी दूसरों के साथ हमें कंपेयर नहीं करना है, उसको इतना मार्क्स आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है, खुद का खुद देखना है, जो है जितना बोला है उतना करना है,
और अपने जो मोटिवेशन है, हम जिस मोटिवेशन से आए वो लास्ट एंड तक नीट जो तक है तब तक कर रखनी है, रीनीट भी हो जाए तब तक भी रखो, सिर्फ नीट तक मत रखो बस। Okay, fair enough. It was lovely talking to you, Samiksha. थैंक यू। Best of luck for your future. थैंक यू।